दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स के वो पीवाईक्यूज़ के सीरीज़ में एक नए टॉपिक के सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज के टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे हम लोग हिंदी में मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारी ड्यूटीज़ होगी। हमें संविधान में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि हमें इन इन चीज़ों का पालन करना है। ओके, तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आज के समय में देखा जाए तो 11 ड्यूटीज़ हैं। अभी हम लोग उस लिस्ट को भी देखेंगे। थोड़ा सा इसके ब्रीफ यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनको पहले देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस लिस्ट के बारे में वापस आएंगे वापस। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात किया जाए स्टूडेंट, तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिला था। ओके, कहने का मतलब ये है कि हमारा जब संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, या आप कह लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उस समय जो संविधान था उस संविधान में इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र नहीं था। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इसे किसी न किसी अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में ऐड किया गया होगा। तो एक अमेंडमेंट किया गया था, 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये आया कब था? ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में, 1976 में इस अमेंडमेंट को किया गया था। और इसी अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे ओरिजिनल संविधान में इंसर्ट किया गया था, उसको ऐड किया गया था। और अगर आपसे सवाल कभी ये पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने का या इंसर्ट करने का हमारे संविधान में किस कमेटी का रिकमेंडेशन था जिसकी वजह से इसे हमारे संविधान में ऐड किया गया था, तो वो कमेटी था, यानी उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में ऐड करने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और उस समय कांग्रेस पार्टी का सरकार था हमारे देश में, तो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा सेटअप किया गया था। ओके, अगर इसके और पॉइंट की बात हम लोग करें तो आज के समय में देखा जाए तो हमारे संविधान में ये पार्ट 4 में ऐड किया गया है। पार्ट 4A एक नए यानी अमेंडमेंट एक्ट किया, मतलब अमेंड किया गया था हमारे संविधान में, तो उसमें एक नए पार्ट को ऐड किया गया। उस पार्ट का नाम है बेसिकली पार्ट 4A। अगर पार्ट 4 की बात किया जाए तो वो डीपीएसपी की बात करता है, पार्ट 3 की बात किया जाए तो वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें तो वो सिटीजनशिप की बात करता है। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज जो नया पार्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी जिस टॉपिक को हम लोग आज यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, वो बेसिकली आपका भाग 4A है। और अगर आपसे एक पॉइंट और पूछा जाए कि इसमें मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कितने आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, तो आर्टिकल सिर्फ एक ही है, वो है आर्टिकल 51A। यानी आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल आपको पढ़ना है। उस आर्टिकल का नंबर है आर्टिकल 51A, 51A। एक पॉइंट और आप लोग जान लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से बारो किया गया है, तो ये आप कह लीजिए कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, या उस समय जब ये बना था तो उस समय उसी को हम लोग यूएसएसआर कहते थे। ओके, तो सोवियत संघ या सोवियत यूनियन की संविधान से इसको लिया गया है, बारो किया गया है। तो दोनों जो भी आपके ऑप्शन में मतलब दिखेगा, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ से इसको बारो किया गया है। और किसकी रिकमेंडेशन पे, वो मैंने आपको बता दिया कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे। एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया है, ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ और सिर्फ हम भारतीयों का कर्तव्य है, ना कि किसी फॉरेन, मतलब आप कह लीजिए कि फॉरेन नागरिक का। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा यानी हम इंडियंस का ये राइट है या ड्यूटीज़ है जिसे हमें फॉलो करना है। तो मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया, जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया वो बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आपको नज़र आ सकते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात किया जाए तो आज के समय में 11 है, लेकिन ओरिजिनली अगर इसको देखा जाए तो ये 10 था। आज के समय में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको देखने को या पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर ओरिजिनली इसकी बात किया जाए, ओरिजिनली का मतलब है कि जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, मतलब जब इसको माफ़ कीजिएगा, जब इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था 1976 में, तब उस समय सिर्फ और सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। इसको आगे चल करके 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया, 86 यानी 86वां अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत जो इसमें एक और मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया। अभी हम लोग उस लिस्ट को देखेंगे तो वहाँ वापस मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा। एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल,
इट यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी इनफोर्सेबल। कहने का मतलब है कि इसे आप न्यायालय में ले जाके लागू नहीं करवा सकते हैं, ये जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितना पॉइंट मैंने आपको बताया ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपको सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। इसका रीज़न ये है कि इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, उसमें 11 क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे। मैं एक एक करके 11 क्लॉज को आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग आज के टॉपिक के सवालों को मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जितना पॉइंट मैंने बताया आई होप आपके लिए सफिशिएंट होगा इन केस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो लिस्ट है बेसिकली उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क है, जिसे हम लोग भाग 4 क में मतलब इसको इंसर्ट किए हैं, इसको मेंशन करते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है, यानी हमारा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो हमारा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, ओके, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का, यानी हर एक इंसान का, जो भी हमारे देश में इंडियन सिटीजन है, उनका यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ओके, पहला ये है, यानी आर्टिकल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 51A क्लॉज ए। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि यहाँ पे किस तरीके के सवाल आपसे आते हैं और वो किस तरीके के मतलब किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ही मैं उसके एक फ्रेमवर्क को आपको बता देता हूँ। आपसे सवाल वो डायरेक्टली इस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, और भी खासकर उसमें यूपीपीएससी। तो यूपीपीएससी का जो फेवरेट सवाल है अगर फंडामेंटल ड्यूटी से वो पूछेगा, तो वो जनरली ये पूछता है कि 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। ओके, पहला टाइप तो ये हो गया। उसी में अगर आपसे ये पूछ ले, मतलब 3 उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे देगा, एक कोई और आर्टिकल दे देगा, कोई और पॉइंट दे देगा, आपको उसमें से एलिमिनेट करना होता है। दूसरा ये टाइप होगा कि कोई एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूछ लेगा, उसमें से 3 और पॉइंट दे देगा, वो पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओके, ये हो गया पहला टाइप। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि वो बेसिकली आपको एक मैचिंग का सवाल दे देगा, 2 लिस्ट दे देगा, उसमें से ये पूछ लेगा कि किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज है, या एक तरफ आपको पार्ट्स दे देगा, दूसरी तरफ कुछ प्रोविजंस दे देगा, वो मैच कराने की बात करेगा, या उन्हीं में से ये पूछ लेगा कि कौन कौन सा करेक्टली मैच है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तीसरा टाइप ये हो जाएगा कि इसके आर्टिकल को दे देगा, उसी में इंसर्ट करा देगा किसी और आर्टिकल को, वो आपसे सवाल पूछ सकता है। चौथा ये पूछ सकता है कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इनमें से कौन सा गलत है, ये चीज़ हो गया। और ये बेसिकली जो आपको लिस्ट दिख रहा है आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, 11 प्रोविज़न, लेफ्ट साइड आपको इंग्लिश में है, राइट साइड आपका हिंदी में, मैंने वहाँ पर मैंशन कर दिया है। तो इन 11 में एक ऑर्डर पूछ लेता है। जब आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबसे टफेस्ट सवाल आपसे पूछेगा तो आपसे यही पूछ सकता है कि किस ऑर्डर पे कौन कौन सा चीज़ है। यानी कहने का मतलब है कि जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आपको यहीं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। जैसे कि ये आर्टिकल 51A, इसके अलावा क्लॉज ए है, ये जो हो जाएगा ये आर्टिकल 51A क्लॉज बी हो जाएगा। तो ये आपसे जैसे जैसे पूछेगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, इस तरीके से एक ऑर्डर में आपसे सवाल पूछ सकता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये सबसे टफेस्ट सवाल अगर आपके सामने आएगा तो यही आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही है, इन सारे लिस्ट को अगर आप याद कर पाएंगे एक ऑर्डर में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से आपका कोई सवाल मिस नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये ऑर्डर आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, और ये रेगुलर तो याद नहीं रहेगा। जब भी आप मतलब एग्जाम होने वाला है उसके 4-5 दिन पहले इसको कई बार रिवाइज कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक एक दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाता है, जिससे हमें सवाल को टैकल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये आपको 12 महीने याद होना है। अगर आप याद कर सकते हैं, आपका ब्रेन उतना मेमोरी कैपेसिटी मतलब कैरी कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप ब्रिलियंट हैं। लेकिन अगर इन केस आपको नहीं याद है, तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको एक तरीके से आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, जिस वजह से आप वहाँ पे अगर सबसे टफेस्ट सवाल आपसे पूछेगा ऑर्डर के हिसाब से, तब भी आप उसको टैकल कर पाएंगे। इसमें से एक सवाल आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, और सॉल्व करने के सबसे लास्ट में है वो, तो उसको मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो मैंने एक फ्रेमवर्क आपको बता दिया कि इसमें जब सबसे टफेस्ट सवाल बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो आर्टिकल 51A क्लॉज ए जो पूछा है वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि वह संविधान का पालन करें, ये हमारी ड्यूटी है,
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जो दूसरी हमारी ड्यूटी की बात करता है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ओके, तीसरा पॉइंट जो है स्टूडेंट, वो आपका ये कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा ये कह रहा है कि देश की रक्षा करें और तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ओके, ये जितना भी ऑर्डर है, अगर आप ऑर्डर में याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। पांचवा ये कह रहा है कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्याग करें। ओके, छठवां कह रहा है कि हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसे संजोकर रखें। सातवां ये कह रहा है कि प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्राकृतिक पर्यावरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और वन्यजीव आते हैं, आदि की रक्षा करें। ये इतनी बार पूछा है ना, सबसे ज़्यादा अगर इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा बार यही पूछा है। और अगला कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। नवा कह रहा है हिंसा से दूर रहें तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। दसवां ये कह रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुएं। और लास्ट ये कह रहा है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना। ओके, और यही जो आर्टिकल है, ये कहने का मतलब है कि जो ये वाला फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसी को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसी को ऐड किया गया है। ओके, बाकी ये जो शुरू के 10 हैं, ये ओरिजिनली इसको 1976 में ऐड किया गया था। ये 11वां जो है ये 2002 में इसको ऐड किया गया है। और यहाँ पे अगर आप हिंदी में देख पा रहे होंगे तो ये नंबर वाइज दे दिया है, लेकिन ओरिजिनली अगर देखेंगे लेफ्ट साइड आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ ABCD ऐसे दिया हुआ है, और जो कि ये सही है। ओके, तो जहाँ यहाँ पे A लिख सकते हैं, यहाँ पे B हो सकता है, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, F, G, H, I, J और फाइनली जो है ये K। यानी आर्टिकल 51A का क्लॉज K जो है वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही टफ नहीं है, बट ये है कि मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। तो 2 अमेंडमेंट एक्ट किया गया है। 42वें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में ऐड किया गया था, और 86वें के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक और क्लॉज या कह लीजिए एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है, जो कि आर्टिकल 51A है। ओके, इसे 86वें से ऐड किया गया, तो 2 बार इसमें अमेंडमेंट बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग आज के टॉपिक के सवालों की तरफ मूव करते हैं। जो भी मैंने जितना भी पॉइंट आपको बताया, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का पहला जो सवाल है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ओरिजिनली अगर देखा जाए तो वो हमारे संविधान में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, और इसके लिए जो रिकमेंडेशन जिस कमेटी ने किया था उसका नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी। यानी कहने का मतलब है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और इस कमेटी को किस पार्टी ने गठित किया था? तो उस समय कांग्रेस सरकार की कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इस कमेटी को रिकमेंड किया था, इसका गठन किया था। ओके, तो स्वरण सिंह कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि हमारे संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। और आगे चल करके ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये ईयर आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैच कराने को दे देता है। इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे ओरिजिनल संविधान में इंसर्ट कराया गया था। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
ओके। तो यानी कहने का मतलब अगर इसे हम लोग हिंदी में बात करें तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 50 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, किसमें, डीपीएसपी में। आर्टिकल 50 जो है वो डीपीएसपी की बात करता है। और अगर डीपीएसपी में देखा जाए तो आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी में बात करता है वो किस चीज़ की बात करता है, तो वो भी मैं आपको बता दे दूँ। आर्टिकल जो 50 है वो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं। ओके, तो पहला तो नहीं होने वाला है क्योंकि ये डीपीएसपी है और यहाँ पूछा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अगला आर्टिकल कह रहा है कि आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल में मेंशन किया गया है, वो है आपका आर्टिकल 51A। आर्टिकल 52 की बात करें तो ये यूनियन की बात करता है। आर्टिकल 53 भी बात करें तो ये भी यूनियन की बात करता है। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सिटीजनशिप से लेके आज तक का। ओके, सिटीजनशिप की अगर हम लोग बात करें तो ये पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक ये मेंशन करता है। यहाँ पे मैं आर्टिकल लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये पार्ट 3 में मेंशन किया गया है संविधान के। इसके अलावा आर्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये बात करता है। डीपीएसपी की बात करें अगर, डीपीएसपी तो ये पार्ट 4 में मेंशन किया गया है। और जिस आर्टिकल में इसकी बात किया जाता है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 यानी 51 तक है। इसके बाद आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आज के टॉपिक पे अभी चल रहा है। ओके, तो पार्ट 4A में इसकी बात होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 51A। उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में होगा। ओके, तो ये हो गया मोटे तौर पे आपको यहाँ पे जो भी मैंने बताया, ये एक पार्ट्स वाइज या आर्टिकल वाइज जो भी आपको इजी समझ में आए सारा याद करके रखिएगा। ओके, तो आज का इसका इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51A। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय रिट। ये सवाल आपका, यानी ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दे कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल। तो यहां पे दे रखा है कि दे कैन बी, तो ये आपका गलत हो गया। बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है कि दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कहने का मतलब है कि इन्हें केवल संवैधानिक तरीकों से ही बढ़ावा दिया जा सकता है। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि हमारे संविधान की बात है। संविधान में कोई चीज़ हटानी है, कोई चीज़ ऐड करनी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही आप कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया सुबह उठे और आज संविधान में कुछ चेंज करना है और काट पीट के अलग कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ये हमारे संविधान जो है, हमारा ये सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ भी आपको घटाना है, बढ़ाना है, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आपको उसमें चेंजेस करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टैट्यूट। तो इसका मतलब है कि इनका उपयोग जो है अस्पष्ट कानूनों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच कोर्ट हैज टू डिसाइडेड, यानी किसी विशेष कर्तव्य का पालन संवैधानिक कानून के दायरे में आता है जिसका निर्णय न्यायालय को करना होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है बी, सी एंड डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका इनकरेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं स्टूडेंट। अगला कह रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए सवाल आना शुरू हो गया है, जो मैं आपको बताया था टाइप्स में। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, यानी आम चुनाव में मतदान करना कोई फंडामेंटल ड्यूटीज है। अभी हम लोगों ने 11 लिस्ट, मतलब वो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो लिस्ट देखा है, उसमें मुझे कहीं ये तो नहीं मिला है कि आम चुनाव में मतदान करना एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यही गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक सोच विकसित करना।
ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज यानी संविधान का पालन करना और उसके विचारों का सामना करना। तो ये जो दे रखा है ये बी सी एंड डी ये तीनों सही है। ऑप्शन यानी टू वोट इन जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव में मतदान करना जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड ड्यूटीज, यानी कहने का मतलब है कि ये सवाल ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा और ये बहुत करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कहने का मतलब है कि उन महान आदर्शों का पालन करना और उन्हें सजोना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। बात सही है, ये सही है। तीसरा कह रहा है कि टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये हमें कुछ सुना सुना लग रहा है कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात अगर हम करें तो ये आर्टिकल 17 में इस बात को मेंशन किया गया था, आर्टिकल 17 में, जो कि एक फंडामेंटल राइट था, ओके, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज था। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पूछा क्या है कि डू नॉट इंक्लूड इन ड्यूटीज, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा इनमें से नहीं है, तो यही नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना ये हमारी ड्यूटी है। तो बिल्कुल ये हमारी ड्यूटी है। ओके, तो कहने का मतलब है कि ए, बी और डी जो है ये आपके करेक्ट हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि हमारे आर्टिकल 17 में इस बात को मेंशन किया गया है और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, इसकी बात कर रहा है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट। ओके, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है। ऑप्शन बी कह रहा है टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है कि राष्ट्रगान का हमें सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे थे तो एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 ये है कहाँ, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया था या आपको आया होगा। ओके, तो ये क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और स्थानों की उसकी रक्षा करनी चाहिए हमें, ना कि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये हमारा मौलिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। माफ़ कीजिएगा, ये आर्टिकल थोड़ा गलत मैं मेंशन कर दिया। आर्टिकल नंबर ये 49 है, ओके, ना कि 48। 48 क्या कहता है कि काउ स्लाटर को रोकना है, यानी गौ की रक्षा करना है। तो ये आर्टिकल 49 है जो कि हमारे डीपीएसपी में है, वो क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, ये हमारा डीपीएसपी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट इसका ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना चाहिए। तो बात सही है कि हमें उसकी सुरक्षा करनी है, ये हमारी ड्यूटी है। ओके, तो ये जितना भी पॉइंट मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आप लोग समझते चलिए। यहाँ पे ये जो है आर्टिकल 49 है जो कि डीपीएसपी में आता है। कहता क्या है, वो कह ये रहा है कि टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसके कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों का भाग नहीं है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, यानी देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 51A के क्लॉज डी में इस बात को कही गई है। ओके, दूसरा ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमारी जो मिश्रित संस्कृति है उसके समृद्ध विरासत का सम्मान करना और उसका संरक्षण करना। ये हमारे किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल 51A
क्लॉज एफ में इस बात को कही गई है, यानी इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। विलेज पंचायत की बात ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है, कब? डीपीएसपी में। और ये किस आर्टिकल को कहता है? तो आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत की बात करता है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, लेकिन हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, कौन सा इसमें से गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। ये किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो ये आर्टिकल 51A के क्लॉज आई में इस बात को कही गई है। तो मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताता चल रहा हूँ। जहाँ भी आपको डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके वापस पूछेंगे, मैं इस चीज़ को वापस रिपीट करूँगा। ओके, उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है आपको। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है विलेज पंचायत, ये एक डीपीएसपी का पार्ट है और यही आपका यहाँ पे रॉन्ग है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, लेकिन यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। ओके, इनमें से कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? ग्राम पंचायत की रक्षा करना है, या नेशनल फ्लैग का है, या शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहा है, या वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है? तो यहाँ पे अगर रक्षा करने की बात किया जाए तो नेशनल जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, इसकी बात अगर देखा जाए तो आर्टिकल 51A के क्लॉज ए में बात कही गई है। वाइल्ड लाइफ की अगर बात किया जाए तो ये आर्टिकल 51A के क्लॉज डी में इसकी बात कही गई है। तो सवाल ये है कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें किसका है? तो हमारा ड्यूटीज़ ये है कि इनमें से अगर देखा जाए किसको प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वाइल्ड लाइफ, वो उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इस हिसाब से देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करता है, यही हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। कितनी बार नेचुरल इन्वायरमेंट आ रहा है आप देख पा रहे होंगे। मैंने इसके जब लिस्ट बता रहा था उसी समय मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा आपको देखा जाए तो नेचुरल इन्वायरमेंट से ही संबंधित आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले आर्टिकल को पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो कहना चाह रहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये कहना ये चाह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और इसमें सुधार लाए। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि द एबव स्टेटमेंट रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उपर्युक्त जो कथन कहा गया है इट शैल बी से, कि ये भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? आर्टिकल 21 में कही गई है? नहीं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? फंडामेंटल मतलब वो फंडामेंटल राइट है, माफ़ कीजिएगा। आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये हमें बात करनी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ये आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट वाले में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 48A की अगर हम लोग बात करें तो ये डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी का आर्टिकल है। ओके, यहाँ पे हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करनी है। आर्टिकल 56 जो है वो आर्टिकल जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है, ना कि यहाँ बात करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है। ओके, तो बचा एक ही आर्टिकल जो कि आर्टिकल 51A जो है, यही बात करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार लाए। तो आर्टिकल 51A, और अगर इसके क्लॉज की बात किया जाए तो ये क्लॉज जी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखना चाहूँ, आर्टिकल 51A क्लॉज जी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से अगर आप देखिए तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसी बात है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट का पार्ट है? ऐसी बात तो नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग चीज़ है, फंडामेंटल राइट एक अलग चीज़ है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों अलग अलग पार्ट में मेंशन किए गए हैं, दोनों अलग अलग आर्टिकल में मेंशन किए गए हैं। तो दोनों एक चीज़ कैसे हो सकते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये बिल्कुल सही है।
ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात सही है, तो बात सही है। आर्टिकल 51A एक्सप्लेन्स द ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बात सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 51A के तहत इसकी बात की गई है। आर्टिकल मतलब पार्ट 4A में इसकी बात की गई है। और पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फंडामेंटल राइट का भाग नहीं है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका करेक्ट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स अलग अलग है, ना कि एक ही है। ओके, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज, इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। पहला क्या कह रहा है कि टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, बात सही है, ये रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो सार्वजनिक स्थल है उनको मतलब उनकी रक्षा करनी है, बात ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये बात अभी हम लोगों ने देखा था, ये वापस सवाल रिपीट कर दिया है। ये आर्टिकल 49 में इसकी बात कही गई है और जो कि एक डीपीएसपी का भाग है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है जो कि आर्टिकल 49 में इस बात को मैंशन किया गया है। ओके, 49। ओके, तो इसको आर्टिकल 49 में इसकी बात की गई है। और जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, देखिए हर बार यही आ रहा है, मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये डीपीएसपी का भाग है, न कि फंडामेंटल राइट का। तो सवाल क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कहने का मतलब ये है कि सिंपली ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग की बात कर रहा है, बात सही है, तो बात सही है, यानी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ये बात सही है, ये भी सही है, भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ा के रखना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर हमें देश में शांति, अमन, शांति चाहिए तो हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। ओके, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात तो हम लोगों ने अभी जो भी मैंने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको बताया, ऐसी बात तो वहाँ पे देखने को नहीं मिला कि हमें अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये बात मेंशन नहीं किया गया है। जो चीज़ मेंशन नहीं किया गया वो हम कैसे उस चीज़ को आंसर मान लेंगे। ओके, क्योंकि हमें जो भी यहाँ पे आंसर देना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देना, ना कि अपने मन से देना है। हमें सम्मान करना चाहिए, अपने टीचरों का करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का करना चाहिए, अपने दोस्तों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले लिस्ट में इस बात को मेंशन नहीं किया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस मेंशन नहीं किया गया है, तो यही हमारा इनकरेक्ट यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है कि नॉट करेक्ट या नॉट प्रोवाइडेड इन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये कहना ये चाह रहा है कि अपनी मिश्रित यानी कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित यानी मिले हुए, अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की बात कर रहा थी। ये भी बात बिल्कुल सही है, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ये नहीं है, हमारे उस लिस्ट में नहीं मेंशन किया गया कि हमें अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो जो मेंशन नहीं किया गया उसको हम यहाँ पे आंसर कैसे मान सकते हैं, तो यही आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले लिस्ट में इस बात को मेंशन नहीं किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कहना चाह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे दे रखा है पार्ट्स एक तरफ सब्जेक्ट दे दिया है, यानी एक तरफ आपको संविधान का पार्ट दे दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित सब्जेक्ट दे दिया है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, बहुत आसान सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लोग सभी इसमें से पढ़ चुके हैं आज तक, हम लोग सभी इसमें जितने भी पार्ट दे रखा है सारे को हम लोग फिनिश कर रखे हैं आज तक। ओके, तो पहला कह रहा है पार्ट 2 में देखा जाए तो सिटीजनशिप की बात होती है, तो ये बात होती है सही है।
पार्ट 3 में फंडामेंटल ड्यूटी राइट की बात होती है, तो बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट की बात होती है। पार्ट 4 में डीपीएसपी की बात होती है, तो बात सही होती है, ये डीपीएसपी की बात करता है पार्ट 4। पार्ट 5 की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। और जो इधर सामने फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखा है, यहाँ पे पार्ट 4A है, पार्ट 4A, ओके, ना कि पार्ट 5 है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इसको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि अगर ओरिजिनली देखा जाए, ओरिजिनली अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, ओके। जब हमारा संविधान एडॉप्ट किया गया था या जब हमारा संविधान लागू किया गया था, तो उस दौरान देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस हमारे संविधान में नहीं था। तो इसे ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कब किया गया था? 1976 में। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसको ऐड किया गया था। तो जब इसको ऐड किया गया था हमारे संविधान में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। आगे चल करके एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, यानी एक बार और अमेंडमेंट एक्ट किया गया, और वो किया गया कि 86वें के द्वारा कब किया गया? तो 2002 में किया गया। और उसके बाद एक और यानी आर्टिकल 51A और क्लॉज के को ऐड किया गया वापस। कहने का मतलब है कि एक नया आर्टिकल आपको इसमें जोड़ा गया, और वो आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A के, इसको ऐड किया गया था। तो पहले 10 थे, फिर आगे ये आया, तो टोटल कितने हो गए? टोटल आपके हो गए 11। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो वही सवाल आपसे कर रहा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला 9 कह रहा है, गलत हो जाएगा। दूसरा आपका 11 कह रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 11, यही सही है। 12 नहीं है, 13 और 20 भी नहीं है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आज के समय में हमारे पास हैं। और जो ये 11वां, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये आर्टिकल 51 के जो कि 86वें से जोड़ा गया, ये कहता क्या है? तो ये कहता ये है कि माता पिता या अभिभावकों के लिए वो चीज़, ताकि वे अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान कर सकें, ओके। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर सवाल में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे ये बात कही गई है। तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेगा तो आर्टिकल 51A क्लॉज के की बात करता है, ओके। तो ये बेसिकली एजुकेशन की बात करता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ईयर भी ध्यान रखिएगा, 6 से लेकर 14 साल के बीच के बच्चों की बात करता है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट, 2 लिस्ट दे रखा है, उसको मैच कराने की बात कर रहा है। बाएं साइड लिस्ट या सब्जेक्ट की बात कर रहा है, दूसरे तरफ उसकी आर्टिकल से बात कर रहा है, ओके। तो एक एक करके देखते हैं। पहला कह रहा है कि टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। बी कह रहा है कि टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। सी कह रहा है कि टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। और डी कह रहा है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे इजी पॉइंट यही आपको मिलेगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, मतलब इसमें डी वाले मैच करा रहा है कि टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसको हम लोगों ने डीपीएसपी के दौरान पढ़ा था आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 50 में इसको हम लोग पढ़े थे। कब पढ़े थे? जब हम लोग डीपीएसपी वाला टॉपिक कवर कर रहे थे। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 ये कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अगर इसे हम लोग आर्टिकल 50 से मैच कराते हैं, डी को 3 से मैच कराते हैं, तो डी को 3 से मैच कराते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम की खासियत ये है कि अगर मैचिंग वाला सवाल आए, और कभी कभी उसमें यही पॉइंट आता है कि अगर एक आर्टिकल मैच कर गया तो आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ही मैचिंग से मैंने आंसर यहाँ पे मिल गया मुझे। तो अगर सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 50 इसकी बात करता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि पहला वाला कह रहा है कि टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। ये बात कही कहाँ गई है? तो ये बात बेसिकली कही गई है आर्टिकल 51C में, यानी ये भी एक तरीके का डीपीएसपी है, ओके। तो ये आर्टिकल
50C कहाँ है, ये 51C ये है। ओके, एक को दो से मैच करा देते हैं, तो ये मैच किया ही है ऑलरेडी, हमें आंसर तो मिल गया है लेकिन हम और मैच करा देते हैं। बी क्या कह रहा है कि टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, कहने का मतलब है कि जो जीवित प्राणी होते हैं उनके प्रति करुणा यानी उनके प्रति दया, उनके प्रति मतलब बेसिकली इमोशंस रखना चाहिए। ओके, ये आर्टिकल कौन सा कहता है, तो ये आर्टिकल 51A कहता है, ये कहता है ये वाला। ओके, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, ये एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। सी क्या कह रहा है कि टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी जांच और सुरक्षा की भावना विकसित करनी चाहिए। ये हमारा जो है ये आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल आपका है आर्टिकल 51A, यानी ये भी एक तरीके का फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ओवरऑल मैंने चारों आर्टिकल, उसके जो सब्जेक्ट मैटर है उससे संबंधित सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इनमें से दो आप देख पा रहे होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और दो आर्टिकल ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल इसको मतलब कंटिन्यू कीजिएगा और रिकमेंड कीजिएगा और दोस्तों के साथ। और आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में या अगले किसी नए लेक्चर, अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि अगला वाला जो लेक्चर होगा वो प्रेसिडेंट से संबंधित होगा। ओके, तो आप खुद से भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एक लिस्ट जो आएगी, आपके पास अगर किताब नहीं है तो आप जस्ट गूगल कीजिएगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की एक लिस्ट आएगी। आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़िए, जो भी है आप उस लिस्ट को 2-3 बार मतलब बैठ के सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिएगा कि उसमें हर एक पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें मेंशन किया गया है, ताकि ये पूरा टॉपिक आपको समझने में आसानी हो और आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। क्योंकि अक्सर आपको यहाँ से एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीनों से कम अगर UP PCS की बात किया जाए तो कम से कम 3 सवाल, नहीं तो कम से कम यहाँ से 3 से 5 सवाल की जो रेंज आएगी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये मैच कराने के लिए काफ़ी दे देते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी से यहाँ पे विदा लेना चाह रहा हूँ, और आप सभी को थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ओके।